आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की बात करने वाले हैं जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में घटी। जब भी हम किसी भयानक अपराध के बारे में सोचते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में कोई सुनसान सड़क या किसी बाहरी दुश्मन का ख्याल आता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब सबसे खौफनाक धोखा उसी घर की चारदीवारी के अंदर मिले जिसे हम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। आज हम इस मिल्क शेक मर्डर के पीछे की पूरी कहानी और इसके मनोवैज्ञानिक कारणों को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हकदारी और नाराजगी का एक डरावना चक्र इस पूरी घटना की वजह बना। तो चलिए बिना वक्त कमाए सीधे इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई सिर्फ एक ही लाइन में सिमटी हुई है। जहर किसी दुश्मन ने नहीं दिया था, बल्कि उसी बेटी ने दिया था जिसने बड़े प्यार से वो मिल्कशेक बनाया था। सच में ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये विश्वासघात की चरम सीमा है। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करेंगे कि ये मर्डर कैसे हुआ, बल्कि हम उस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जिसने एक पिता और बेटी के रिश्ते को इस दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो शुरुआत करते हैं 25 अप्रैल 2023 की सुबह से, जो बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत सुबह उठते हैं और अपनी रोजमर्रा की पूजा पाठ पूरी करते हैं। इसके बाद उनकी 19 साल की बेटी आर्या उन्हें नाश्ते में एक मिल्कशेक देती है जिसमें जहर मिला हुआ था। जयंत हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और वहां कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग में अचानक गश खाकर गिर पड़ते हैं। उसी दिन अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरानी की बात क्या है, शुरुआत में किसी को भी रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। अंतिम संस्कार के समय आर्या के आंसू ने एक ऐसा पर्दा डाल दिया था जिसे उस वक्त कोई भी नहीं समझ पाया। अब यहाँ इंसान का जो दोहरा चरित्र सामने आता है वो सच में विचलित करने वाला है। एक तरफ आर्या एक बहुत ही दुखी और दिल टूटी हुई 19 साल की बेटी होने का नाटक कर रही थी जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था, और दूसरी तरफ महज कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2023 तक वही आर्या बेफिक्र होकर नई नई जगहों पे ट्रैवल कर रही थी, वीकेंड पार्टीज कर रही थी और अपने इंस्टाग्राम बायो में महाराष्ट्र पुलिस का टैग बड़ी शान से फ्लॉन्ट कर रही थी। और तो और यही वो समय था जब उसने चुपके से अपने साथी आशीष से शादी भी कर ली थी। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक इंसान के दिमाग में चल क्या रहा होता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा परफेक्ट क्राइम जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में कुछ नहीं निकला, वो ठीक 3 साल बाद अचानक कैसे खुल गया। पूरे 3 साल तक ये राज दफन रहा, लेकिन मार्च 2026 में एक ऐसा अप्रत्याशित कबूलनामा सामने आया जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। लेकिन उस राज के खुलने से पहले हमारे लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस अपराध की नींव कैसे पड़ी थी। इस मानसिकता को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां कोई इंसान अपने द्वारा किए गए भयानक से भयानक काम को भी सही ठहराने लगता है ताकि उससे कोई गिल्ट या अपराध बोध महसूस ना हो। आर्या के मामले में बिल्कुल यही हुआ था। उसका मॉरल कंपास इतना ज्यादा हिल चुका था कि उसने मर्डर को एक अपराध के रूप में देखा ही नहीं, बल्कि अपनी समस्या के एक जरूरी समाधान के रूप में देखा। हकदारी और नाराजगी का ये चक्र ही इस पूरे अपराध की असली नींव है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, बचपन से ही हर मांग का तुरंत पूरा होना। जब बिना किसी रोक टोक के सब कुछ मिलता है ना, तो दिमाग में एक तरह की हकदारी विकसित हो जाती है। फिर आता है दूसरा कदम, जब जयंत को आर्या के सीक्रेट अफेयर का पता चलता है और वो पहली बार उस पर सख्त पाबंदियां लगाते हैं। तीसरे कदम में आर्या इन पाबंदियों को अपनी स्वतंत्रता और अपनी पहचान पर सीधा हमला मान बैठती है। और अंत में यह नाराजगी इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि पिता अब एक इंसान नहीं बल्कि रास्ते का एक रोड़ा लगने लगता है जिसे हटाना जरूरी हो जाता है। और ठीक यहीं से जन्म होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का। ये एक ऐसा खतरनाक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जहां एक प्यार करने वाला पिता अब इंसान नजर ही नहीं आता, बल्कि महज एक प्रॉब्लम बन जाता है जिसे बस कैसे भी सॉल्व करना है। जब किसी रिश्ते को एक प्रॉब्लम में बदल दिया जाता है तो इंसान के अंदर से सहानुभूति या एम्पैथी पूरी तरह खत्म हो जाती है। और जब एम्पैथी नहीं बचती, तभी कोई इंसान इतने ठंडे दिमाग से अपने ही पिता के सुबह के नाश्ते में जहर मिला सकता है। इस केस में एक और भयानक पहलू छिपा था, अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरी। हम सब जानते हैं कि इसका मूल उद्देश्य किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके टूट चुके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा देना है। लेकिन इस कहानी में भलाई के लिए बनाई गई इस सरकारी पॉलिसी ने लालच का एक ऐसा बीज बो दिया जो एक जानलेवा मकसद में तब्दील हो गया। यहीं से वो एक तीर से दो शिकार वाली खतरनाक सोच पैदा हुई। दरअसल आर्या का अफेयर आशीष से था,
जिसे खुद अपने पिता की जगह पर अनुकंपा के आधार पर पुलिस की नौकरी मिली थी। ये बात आर्या के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्रेरणा बन गई। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि पिता को रास्ते से हटाने से न सिर्फ उन सख्त पाबंदियों से हमेशा के लिए आज़ादी मिलेगी, बल्कि सीधे तौर पर पुलिस की वो सरकारी नौकरी भी उसके हाथ लग जाएगी। तो ये कोई ऐसा काम नहीं था जो क्षणिक गुस्से में किया गया हो। ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी, जिसमें हर किसी का रोल पहले से तय था। मास्टरमाइंड आर्या थी, जिसने पूरा प्लान बनाया और जहर दिया। फैसिलिटेटर आशीष था, जिसने उस जहर का इंतजाम करवाया। कनेक्शन के लिए आशीष के 13-14 साल के एक नाबालिग कजिन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी संगत पहले से ही गलत लोगों के साथ थी। और अंत में सप्लायर मॉन्टी, जिसने महज 5,000 रुपए के लिए एक ऐसा जहर दिया जिसके लक्षण बिल्कुल प्राकृतिक बीमारी जैसे लगते थे। मकसद साफ था, शुरुआती पोस्टमार्टम को आसानी से चकमा देना। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की नींव पर रखे गए रिश्तों की इमारत को एक दिन गिरना ही होता है। 2025 में आर्या की पुलिस ट्रेनिंग कामयाबी के साथ शुरू होती है, लेकिन उसी साल के अंत में आशीष को अनुशासनहीनता के कारण पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2026 की शुरुआत आते आते दोनों के बीच शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। आर्या का रवैया आशीष के प्रति एकदम ठंडा पड़ने लगा और आशीष को लगने लगा कि अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची है। इसी तल्खी का नतीजा था कि मार्च 2026 में आशीष सीधे रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आशीष ने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? क्या उसे कोई पछतावा या गिल्ट हो रहा था? बिल्कुल नहीं। असल में ये उसके ईगो पर लगी एक बहुत गहरी चोट थी। एक तरफ अपनी खुद की पुलिस की नौकरी खोने की फ्रस्ट्रेशन और दूसरी तरफ आर्या द्वारा रिजेक्ट किए जाने का डर। इन सब ने मिलकर एक विनाशकारी मानसिकता को जन्म दिया कि अगर मैं बर्बाद हो रहा हूं तो मैं सबको साथ लेकर डूबूंगा। बदले की इसी आग ने उस 3 साल पुराने राज को बाहर निकाल दिया। तारीखों की इस विडंबना पर जरा गौर कीजिए। 24 मार्च 2026 को आर्या ने बड़े ही शान से अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी होने की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर की थी। उसे लगा था कि फाइनली वो जीत गई है। लेकिन ठीक 3 दिन बाद 28 मार्च 2026 को ताश के पत्तों का वो महल भर-भराकर गिर पड़ा और उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब आर्या को लगा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई है, ठीक उसी वक्त उसका सारा खेल खत्म हो गया। ये पूरी घटना हमारे सिस्टम की कुछ बहुत ही गंभीर खामियों को भी उजागर करती है। अस्पताल में शुरुआत में किसी को भी फाउल प्ले का शक ही नहीं हुआ, और सबसे बड़ी चूक ये रही कि विसरल सैंपल्स को समय पर कलेक्ट करके फोरेंसिक जांच के लिए सही तरीके से भेजा ही नहीं गया। अगर वो जांच सही वक्त पर हो जाती तो शायद जहर का तुरंत पता चल जाता। ये वही खामियां थीं जिनकी वजह से एक 3 साल का ब्लाइंड स्पॉट बन गया। अगर आशीष खुद आकर अपनी भड़ास निकालने के लिए वो कबूलनामा नहीं करता तो बहुत मुमकिन था कि ये लोग हमेशा के लिए आज़ाद घूमते रहते। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो ये एक मर्डरर तैयार करने की डेडली रेसिपी है, जिसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला, अनियंत्रित इच्छाएं, यानी जब बचपन से ही सब कुछ बिना रोके टोके मिल जाए। दूसरा, कमजोर भावनात्मक नियंत्रण, जब इंसान रिजेक्शन या पाबंदियों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। और तीसरा, अवसर, जैसे कि वो अनुकंपा की नौकरी और जहर का आसानी से मिल जाना। जब ये तीनों फैक्टर एक सीध में आ जाते हैं तो एक सामान्य इंसान भी वो कर गुजरता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही डरावना सवाल हमारे मन में रह जाता है। आखिर कितनी बार सबसे खौफनाक राक्षस हमारे सबसे जाने पहचाने चेहरों के पीछे ही छिपे होते हैं? ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और उसकी गहराइयों का एक ऐसा आईना है जो हमें हमेशा सतर्क रहने की चेतावनी देता है।